आज हमने ग्लाइकोलाइसिस की रेगुलेशन करनी है, इसकी एटीपी प्रोडक्शन करनी है। ठीक है, आपने कल स्टेप कर लिए थे। ठीक है, जो आपका एंडो है, एक आपका एंडो है, ये आपको एटीपी प्रोडक्शन बता रहा है। बेसिकली क्या होता है, आप जो भी फूड इंटेक करते हैं उसको क्या करें, मसलन आपने पराठा खाया या फिर आपने बिरयानी खाई या आपने खीर खाई, जो भी आपने खाया। अच्छा, पराठा किससे बना है? आटे से। आटे में क्या है? स्टार्च है। अच्छा, स्टार्च में क्या है? स्टार्च किससे मिलकर बनी है? कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? देखिए, स्टार्च जो है वो ग्लूकोज के मोनोमर्स से बनी है। ठीक है, अच्छा, राइस में भी स्टार्च है, किससे बनी है? ग्लूकोज के मोनोमर्स से। स्टार्च के साथ क्या होता है? आपको एनर्जी कैसे मिलती है? आपके माउथ में क्या है? स्लाइवरी एमाइलेज। क्या नाम होता है? अल्फा डेक्स्ट्रिन। क्या है? एंडोजाइगोसिडेज है। ठीक है, अच्छा, उसने थोड़ी सी स्टार्च को छोटा कर दिया, फिर क्या होता है? उसके बाद क्या होता है? स्टमक में होता है कुछ स्टार्च को? नहीं होता। इंटेस्टाइन में कौन आता है? पेंक्रियाटिक एमाइलेज। कैसा एंजाइम है? एंडोजाइगोसिडेज है। क्या करता है? उसके लिमिट डेक्स्ट्रिन बना देता है। ठीक है, पहले क्या बने थे? अल्फा डेक्स्ट्रिन, फिर क्या बन गए? लिमिट डेक्स्ट्रिन। फिर आगे क्या होता था? ग्लूकोएमाइलेज आता था। किधर से आता है? इंटेस्टिनल ब्लड प्रोडक्ट से आता है। ये ओलिगोग्लाइकोसिडेज है, लेकिन क्लासिफाई एज डाइसैकेराइडेज हो रहा है। ठीक है, ये क्या करता था? इसको डाउन टू द लेवल ऑफ 2 और 3 मोनोसेक्राइड, इतना ज्यादा इसको ये शॉर्टन कर देता था। फिर क्या होता था? इंटेस्टिनल डाइसैकेराइडेशन आते थे। वो क्या करते थे? वो इसके मोनोसेक्राइड बना देते थे। फिर क्या होता था? भूल गए सारा? कैसे एब्जॉर्प्शन होती थी? इंटेस्टिनल ब्लड प्रोडक्ट के सर पे क्या होता था? सोडियम लिंक ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होते थे, SGLT। ठीक है, वो क्या करते थे? उसके पाँव में क्या होता था? एंटेरोसाइट के पाँव में, जो कि उसकी ब्लड की तरफ है, एक उसकी ल्यूमिनस साइड है ना, उससे वो SGLT थे। नीचे क्या था? सोडियम पोटेशियम पंप्स थे। वो क्या करते थे? सोडियम रिएक्टेंट बनाते थे कि सोडियम को वो पंप आउट कर देते थे। अंदर सोडियम कम हो जाता था, ल्यूमा से जो सोडियम आता था वो एक ग्लूकोज को साथ लाता था। फिर क्या होता था? क्या ये ग्लूकोज आपके ब्लड में पहुंच गया? नहीं, अभी ये आपके एंटेरोसाइट में। ब्लड में कैसे जाता था? उसकी जो कॉन्ट्राल्यूमिनल साइड है उसमें क्या होता था? ब्लड टू होते थे ना। ठीक है, क्या करते थे? वो प्रेसिपिटेटेड डिफ्यूजन से वो उसको फिर ब्लड में डालते थे, फिर वो हेपेटिक पोर्टल वेन में से आपके ब्लड में आ जाते थे। ऐसे ही। अच्छा, फिर क्या होता है? जब ब्लड में आ जाता है तो क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, और हम क्या देख रहे हैं कि इसकी ये आपको एनर्जी कैसे दे रहा है। ठीक है, तो एटीपी ये जिसने कैसे दिया आपको? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। जो भी आपने इंटेक ली उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है, चाहे आपने बिरयानी खाई, बिरयानी के इलेक्ट्रॉन, चाहे आपने खीर खाई, खीर के इलेक्ट्रॉन, चाहे आपने पराठा खाया, पराठे के इलेक्ट्रॉन किधर गए? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में गए। कैसे गए? एनएडीएच जो एफिलिएशन में बैठ के गए। उन्होंने क्या किया? जैसे ही इसमें से गुजर रहे थे, साथ में इनका जो एनर्जी ग्रेडियंट था वो किस तरह यूटिलाइज हुआ? प्रोटॉन्स को इन्होंने पंप किया इनटू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, प्रोटॉन्स का ग्रेडियंट इधर
की जनरेशन होती है, ठीक है। अच्छा, फिर थोड़ा सा आपको याद है कि हमने बात की है कि NADH 2.5 ATP होता है, FADH2 1.5 देता है। उसकी क्या साइंस है? उसकी क्या साइंस है? जब इधर से इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं कॉम्प्लेक्स 1 से, जब इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, कौन इलेक्ट्रॉन लेके आएगा? NADH, ठीक है। NADH इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, तो क्या होता है? ये कॉम्प्लेक्स 1 है, ये क्या करता है? ये NADH को चपेट मारकर उसके इलेक्ट्रॉन ले लेकर कहते हैं तुम जाओ अपने काम करो, वापस जाओ और इलेक्ट्रॉन ले जाओ। अब जो उसने उसके इलेक्ट्रॉन ले लिए, उनकी एनर्जी से वो क्या करता है? प्रोटॉन्स को पंप करता है। किधर पंप करता है? डिहाइड्रोजिनेज है, ठीक है। ये प्रोटॉन नहीं पंप कर रहा, ठीक है। अच्छा, फिर जो है आगे जो इसके प्रोटॉन जो NADH लाया है वो कोएंजाइम थ्रू उठा के मेम्ब्रेन के अंदर से ट्रेवल करेगा, कॉम्प्लेक्स 3 में चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स 3 जो है अगेन 4 प्रोटॉन पंप करता है, कॉम्प्लेक्स 4 2 प्रोटॉन पंप करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो आपकी ATP जनरेट होती है ना, 4 प्रोटॉन जो है ना, वो आपकी 1 ATP जनरेट होता है। 4 प्रोटॉन से क्या किया? 1 ATP जनरेट होता है। तो अब आप देखेंगे NADH आया, 4 प्रोटॉन का पंप हुए, 4 प्रोटॉन इधर पंप हुए, 2 प्रोटॉन इधर पंप हुए, तो कितनी ATP बनी? 2.5। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? प्रोटॉन्स को पंप करता है, ठीक है। अब जब FADH2 आया है तो उसने क्या किया है? उसने एक टॉलबूट बाईपास कर दिया है। वो बाईपास हो गया है, तो ये वाला जो टॉलबूट बाईपास हो गया है, तो जिसको कॉम्प्लेक्स 2 को वो इलेक्ट्रॉन पंप ही नहीं करता, ठीक है। इसका मतलब है अब आप देखें कितने प्रोटॉन्स पंप हुए। कॉम्प्लेक्स 3 में 4 और कॉम्प्लेक्स 4 में 2, तो कितनी ATP बनी? 1.5। इसमें कंफ्यूजन है? दोबारा देखिए, NADH अगर आएगा तो वो किधर से आएगा? मुस्तकीम से आ रहा है, कॉम्प्लेक्स 1 से आ रहा है। वो जब आएगा कॉम्प्लेक्स 1 क्या करता है? उससे उसके इलेक्ट्रॉन ले लेता है, उसको वापस भेज देता है, ठीक है। अच्छा, जब उसने उसके इलेक्ट्रॉन ले लिए, उसको वापस भेज दिया, तो उन इलेक्ट्रॉन उसने क्या किया? 4 प्रोटॉन पंप कर दिए इनटू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। अच्छा, अब जितने प्रोटॉन पंप हो रहे हैं, तो 4 प्रोटॉन जो है वो आपकी कितनी ATP बनवाते हैं? 1 ATP, ठीक है। अच्छा, आगे कॉम्प्लेक्स 2 तो वैसे ही जो माइटोकॉन्ड्रिया जो मेटासिटिक एसिड साइकिल चल रहा है वो उसका पार्ट है, और वो तो कोई प्रोटॉन पंप ही नहीं करता, ठीक है। आगे कोएंजाइम ग्रुप इसको लेके जाएगा इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स 3 में। इधर भी कितने प्रोटॉन पंप हुए? 4, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 4 में कितने प्रोटॉन पंप हुए? 2। तो आप देखें 4 + 4 + 2 कितने हो गए? 10 हो गए, ठीक है। अच्छा, और 4 प्रोटॉन ने एक ATP बनानी है, तो 4 ने 1 बनाई, 4 ने 1 बनाई और 2 ने 0.5 बनाई, तो NADH ने 2.5 ATP जनरेट की। कोई शक? अच्छा,
जब FADH2 आता है तो वो इस टॉल रूट को बाईपास करके डायरेक्ट इधर से आता है, तो वो फिर ये वाले 4 प्रोटॉन उस केस में पंप नहीं होते, और फिर क्या होगा कि कॉम्प्लेक्स 3 ने 4 प्रोटॉन पंप किए, कॉम्प्लेक्स 4 ने 2 प्रोटॉन पंप किए, तो 4 + 2 कितने हो गए 6, और 4 प्रोटॉन एक ATP बनाते हैं तो 6 कितने बनाएंगे 1.5, समझ आ गई? अब हम इसमें क्यों आए? जब ये प्रोटॉन वापस जाते हैं तो क्या होता है, ATP का कॉम्प्लेक्स 5 है वो ऐसे कैसे घूमता है, ऐसे रोटेट करता है और ATP जनरेट, ठीक है, समझ आती है तक? अब हमने इधर नैरो डाउन करना है, जूमिंग करना है कि NADH है वो प्रोड्यूस हुआ है साइकोलॉजी में, कितने NADH प्रोड्यूस हुए हैं, कितने प्रोड्यूस, 2 NADH। अब आपको क्या लगता है कि ये कितनी है, तो आपको क्या लगता है 2 NADH प्रोड्यूस हुए हैं। अब दुआ बताएगी कि ग्लाइकोलाइसिस में 2 NADH प्रोड्यूस हुए हैं, और इसको क्या लगता है कि वो कितनी ADP जनरेट, अच्छा दुआ कह रही है कि 6 ADP जनरेट करेंगे, हमदा क्या कह रही है 5, अच्छा, और अरीबा क्या कह रही है, हमदा और अरीबा 5 कह रही है, दुआ 6 कह रही है, कौन ठीक है 5, अच्छा आप सबको लग रहा है 5, ठीक है, लेकिन हम देखेंगे कि ये हर जगह ऐसा नहीं है, कहीं पे इसके NADH 1.5 ATP प्रोड्यूस कर रहे हैं और कहीं पे 2.5 कर रहे हैं, घूम गए हो ना, अच्छा अब हम देखते हैं कैसे, ये तो आपने देख लिया ना कि NADH मैंने अभी बात की थी कि कैसे ATP प्रोड्यूस कर रहा था, 4 प्रोटॉन पंप होते थे कॉम्प्लेक्स 1 में, 4 प्रोटॉन पंप होते थे कॉम्प्लेक्स 3 में, 2 प्रोटॉन पंप होते थे कॉम्प्लेक्स 4 में, टोटल 10 प्रोटॉन थे, और 4 प्रोटॉन जो है वो 1 ATP बनवाते हैं, कैसे 3 प्रोटॉन काम आते थे ATP बनाने के, और 1 जो प्रोटॉन है वो जो उसका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप है उसको ट्रांसफर करना होता था उसमें, ठीक है, तो एक ATP मॉलिक्यूल जो सिंथेसाइज होता था 4 प्रोटॉन काम आते थे, ठीक है, अच्छा FADH2 में कॉम्प्लेक्स 1 बाईपास हो जाता था, और 4 + 2 कितने प्रोटॉन टोटल 6 होते थे और 1.5 ATP बनती थी। अब दुआ क्या कहती है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है इस वक्त, अच्छा दुआ कह रही है कि दिमाग में कुछ नहीं चल रहा, हालांकि आप सबके दिमागों में इस वक्त TCA साइकिल चल रहा है, ठीक है, और वो आपको क्या बता रहा है, जो आप सोच रहे हो वो भी आप उन्हीं जो आपने इलेक्ट्रॉन खाए थे, जो आपने खाना खाया था उसमें जो इलेक्ट्रॉन थे उन्हीं के जो है रिफ्लेक्शंस को आप सोच भी रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हैं वो उन्हीं किनकी वजह से है, वो किनकी वजह से है, जो हाँ जी आपका नाम, हाँ इधर ने जो भी खाना खाया था तो उसी वजह से इधर बैठी है इस वक्त, ठीक है, क्योंकि जो उसमें इलेक्ट्रॉन थे वो अब किधर पहुंचे माइटोकॉन्ड्रिया में, और वो उसकी क्या चला रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में फेंक रहे हैं और ATP जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा अभी हम दोबारा आएंगे और मैं आपको बताऊंगी कि NADH कहीं पे 1.5 ATP प्रोड्यूस कर रहा है सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस द्वारा, ठीक है, और कहीं पे 2.5 कर रहा है, ठीक है। अब जरा सा दोबारा जूमिंग करके रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस पे क्या होता था, आपके पास ग्लूकोज का, ठीक है, अच्छा क्या होता था, सबसे पहले इरिवर्सिबल स्टेप था और वो क्या करता था, इसको
क्या बना देता था? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। उसके लिए आपके सेल के अंदर ट्रैप हो जाता था। हेक्सोकाइनेज आपके सारे सेल में था और ग्लूकोकाइनेज किधर था? किधर था? लिवर और पैंक्रियाज में। ठीक है, ग्लूकोकाइनेज का केएम हाई था, मींस की एफिनिटी लो थी। हेक्सोकाइनेज का केएम लो था, मींस एफिनिटी हाई थी। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि ग्लूकोकाइनेज कब एक्टिवेट होता है? जब आप खाना खाते हो। ठीक है ना, और हेक्सोकाइनेज वैसे ही और ग्लूकोज पे भी एक्टिव है। ठीक है, अच्छा, तो ये आपका बन गया था ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। फिर क्या हुआ था? आइसोमराइजेशन हुई थी, क्या बन गया था? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। फिर अगेन इरिवर्सिबल रिएक्शन आया था और वो क्या बन गया था? ग्लूकोज 1,6 बिसफॉस्फेट। ठीक है, बाइफॉस्फेट इसलिए नहीं है क्योंकि जो इसका दूसरा फॉस्फेट लगा है इसके साथ पे लगा है। एक फॉस्फेट इसके साथ पे है, एक फॉस्फेट इसके पैर में। अगर इसके दोनों फॉस्फेट इकट्ठे होते हैं ना तो फिर हम बाइफॉस्फेट कहते हैं, क्योंकि ये दूर दूर है तो ये बिसफॉस्फेट है। ठीक है, अच्छा, तो फिर इसकी क्लीवेज होती थी। ठीक है, कौन करता था? एल्डोलेज। ठीक है, क्या बना देता था इसको? 2-3 कार्बन कंपाउंड में बना देता था, डाइहाइड्रोक्सीसिलिकॉन फॉस्फेट और ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। फिर क्या होता था? डाइहाइड्रोक्सीसिलिकॉन फॉस्फेट भी क्या बन जाता था? ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, अच्छा, कैसे बनता था? आइसोमेरेज की प्रेजेंस। ठीक है, अच्छा, फिर क्या होता था? अगेन अभी आपने देखा है कि 2 आपके एटीपी कंज्यूम होते हैं। ठीक है, फिर क्या होता था कि ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है इनकी प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज क्या होता था? इसके ऊपर एक और फॉस्फेट भी अटैच हो जाता था प्लस NADH बनता था। ठीक है, और हमें किसकी मुसीबत पड़ी हुई है? इसी NADH का क्या करना है और क्यों ये कहीं पे 1.5 ATP दे रहा है, कहीं पे 2.5। आपके स्केलेटल मसल में 1.5 ATP दे रहा है, हार्ट और लिवर में ये 2.5 ATP दे रहा है। तो बोम देखेंगे कि ये क्यों ऐसे कर रहा है। फिर क्या होता था? ये क्या बन जाते थे? कौन सा सेल आ गया है? हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड है, तो ये कौन 2 पैदा हो गए थे इसके? हाँ, कमाऊ कोट पैदा हो गए हैं। ठीक है, और ये क्या दे सकते हैं? आपने देखा ये एटीपी जनरेट कर सकते हैं और ये है ये रिवर्सिबल रिएक्शन आपको एरो से पता चलता है। ठीक है, अच्छा, फिर बन रहा था 3 फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, अच्छा, फिर न्यूक्लियस इसको क्या बना देता था? 2 फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, 2 फॉस्फोग्लिसरेट क्या बना देता था? फिर इसको फॉस्फोइनोल पायरुवेट। ये देखिए फॉस्फोइनोल, स्टूडेंट्स इसको क्या बोल रहे हैं? फॉस्फोइनोल। फिनोल नहीं है, इनोल है, इसमें डबल बॉन्ड आया है, ये इनोल है। ठीक है, अच्छा, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। फिर पायरुवेट काइनेज की प्रेजेंस में अगेन इरिवर्सिबल रिएक्शन आता था, एटीपी बनाता था और ठीक है, साथ क्या बन जाता था? पायरुवेट। ठीक है, तो आपने देखा पहले इसके 2 कमाऊ पुट पैदा हुए। कमाऊ मीन्स अर्न करते हैं, पैसे लाते हैं, एटीपी इसके पैसे हैं। ठीक है, पुट मीन्स पुटर। ठीक है, तो 2 कमाऊ पुटर कौन है? 1,3 बीपीजी इसके 2 कमाऊ पुट है। ठीक है, पहले इसने 2 एटीपी खाई थी, अब इधर 2 कमाऊ पुट ने 2 एटीपी बना दी, तो नेट गेन नेट लॉस 0 हो गया। ठीक है, अच्छा, फिर क्या होता था? आगे से आपने देखा कि ये इसके अगेन कौन सा कमाऊ पुट आया, बल्कि कमाऊ बोलते आए हैं फॉस्फोइनोल पायरुवेट। ठीक है, वो भी आपको क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये इधर चला जाता है, तीसरे साइकिल में घूमता है। ठीक है, और इधर भी तीसरे साइकिल में कितने बनते हैं? 3 NADH और 1 FADH। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं? ये एटीपी इसमें इस तरह जनरेट हो रही है। अब हम इस
अभी तक आपको ये तो क्लियर हो गया है ना कि NaDH2 2.5 ATP बनाता है, FADH2 1.5 ATP बनाता है। फिर हम देखते हैं कि लेकिन NaDH जो कि ग्लाइकोलाइसिस में बना है वो कहीं पे आपको 1.5 ATP देता है, कहीं पे आपको 2.5 देता है। उसकी क्या वजह है? अभी तो फातिमा पहले बताएंगी कि इसकी क्या वजह है, उनको क्या लगता है? किसी को कोई रीजन आ रहा हो में, आप देखें इनकी लोकेशन, आप देखें ग्लाइकोलाइसिस किधर हो रहा है? साइटोसोल में। पीसीए किधर चल रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में। साइटोसोल में ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है और उधर जो NaDH प्रोड्यूस हो रहा है, कभी वो 1.5 ATP देता है, कभी वो 2.5 देता है, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोड्यूस हो रहा है वो 2.5 ही दे रहा है। थोड़ा सा समझ आई? थोड़ा सा कि इनमें डिफरेंस क्या है कि एक साइटोसोल में हो रहा है, एक माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। अच्छा, अब मसला क्या है कि इनर जो इसकी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है जिसमें क्रिस्टी बने हुए हैं, ये बहुत ज्यादा परमिएबल नहीं है। NaDH इसको क्रॉस नहीं कर सकता, ठीक है। और ग्लाइकोलाइसिस वाला NaDH किधर बना है? साइटोसोल में। अब ये मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर सकता, तो इसको अंदर स्मगल होना है, इसको बेस बदल के जाना है, ठीक है। किसी तरह इसको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुंचना है, ठीक है। तो अब एक एंजाइम है साइटोसोल में, साइटोसोलिक ग्लिसरोफॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज, ये इसका क्या बना देगा? ये इसका बना देगा ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट, ठीक है। पहले NaDH जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा DHAP को और DHAP को ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट बना देगा, ठीक है। अच्छा, ये क्यों बना है? क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है ये परमिएबल है ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट के लिए। तो अब ये ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट ने क्या किया है? इसके पेट में क्या है? इसके पेट में इलेक्ट्रॉन है। किसके इलेक्ट्रॉन है? NaDH के इलेक्ट्रॉन है। जैसे आपने देखा है ना कि वो जो स्मगलर होते हैं वो लेके जा रहे होते हैं, कई लोग वो उसके कैप्सूल खा लेते हैं। अभी उन्होंने कोई मसलन कोई ड्रग स्मगल करनी है वो खा लेते हैं, तो इसने भी खा लिए हैं वो इलेक्ट्रॉन्स। अब वो इलेक्ट्रॉन्स लेके अब शक्ल से बोल मासूम कर रहे, ये चला जाएगा, ये अंदर आ जाएगा, ठीक है। अंदर जब ये आ जाएगा, ठीक है, तो NaDH का NAD प्लस बन गया क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दूसरे उठा लिए। ये फिर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन क्रॉस करके अंदर आ गया। अंदर माइटोकॉन्ड्रियल ग्लिसरोल फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज है। इधर क्या था जिसने इसको बनाया था ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट? साइटोसोलिक ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज था, और इधर जो है ग्लिसरोल फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज और इधर माइटोकॉन्ड्रियल ग्लिसरोल फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज है, ठीक है। वो क्या करेगा? ठीक है, ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट अंदर आ गया, वो जो अभी इलेक्ट्रॉन स्टील करके लाया है, छुपा के लाया है, वो किसको दे देगा? FADH2 को। अच्छा, अब आपको पता है कि FADH2 क्या है? कॉम्प्लेक्स 2 है। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली किधर एंटर हो गया? कॉम्प्लेक्स 2 में। तो कॉम्प्लेक्स 1 बाईपास हो गया, तो अब ये 1.5 ATP बनाएगा ये वाला NaDH। मेक सेंस? ठीक है। तो अच्छा, ये किधर चल रही है? ये शक्ल आपके स्केलेटल मसल्स में, ठीक है। मतलब कि जब ग्लाइकोलाइसिस आपके स्केलेटल मसल में होगा तो उधर जो ग्लाइकोलाइसिस वाला NaDH है, ठीक है, वो आपको 1.5 ATP देगा, ठीक है। और किसने ये इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए? माइटोकॉन्ड्रियल ग्लिसरोफॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज, ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा है? हमने ये बात की है कि NaDH 2.5 ATP देता है, FADH2 1.5 ATP देता है। क्यों NaDH 2.5 देता है? क्योंकि 4 प्रोटॉन्स फाउंड होते हैं कॉम्प्लेक्स 1 से, 4 प्रोटॉन्स
फॉर्म होते हैं कॉम्प्लेक्स 3 से, 2 प्रोटॉन्स फॉर्म होते हैं कॉम्प्लेक्स 4 से। तो टोटल 8 + 2 तो 2.5 होगा। FADH 2 क्यों आपको 1.5 ATP देता है? क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स 1 बाईपास कर देते हैं, वो डायरेक्ट एंटर होता है कॉम्प्लेक्स 2 पे। कॉम्प्लेक्स 2 को कोई प्रोटॉन काम भी नहीं करता। कॉम्प्लेक्स 3 4 प्रोटॉन करेगा, कॉम्प्लेक्स 4 2 प्रोटॉन करेगा, तो वो 1.5 ATP देता है। लेकिन स्केलेटल मसल में जो आपका NADH ग्लाइकोलाइसिस में बना है, वो इस शटल से अंदर आ रहा है। इस शटल का नाम है ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट शटल। ठीक है, क्या है कि हम उसको छुपा के लाएंगे। ठीक है, अच्छा, तो अब आप बताएंगे क्यों इसमें 1.5। इन्होंने बताया है कि जो NADH है वो क्रॉस नहीं कर सकता इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इसलिए वो ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट में छुप के अंदर आएगा। और क्योंकि ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट में वो उसकी इतनी सी कैपेसिटी है कि वो FADH 2 को इलेक्ट्रॉन दे सकता है जो वो स्टील करके लाएगा। तो इसलिए फिर 1.5 ATP बन रहेगी आपकी स्केलेटल मसल में। अच्छा, आपकी हार्ट और लिवर में कौन सी शटल है? मैलेट एस्पार्टेट शटल। ठीक है, अब ये क्या चक्कर चला रहे हैं? इधर भी क्या मसला है कि साइटोसोल है, साइटोसोल में ग्लाइकोलाइसिस ने NADH रिलीज किया है, लेकिन वो NADH क्रॉस नहीं कर सकता इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो वो क्या करेगा? आपको पता है वैलो एसिटेट तो हर जगह ही आपको मिल जाता है, सिट्रिक साइकिल में भी गोल गोल घूम रहा होता है। तो ये ऑक्सैलो एसिटेट जो है ना, वो कहेगा कि मैं छुपा के ले जाता हूँ इलेक्ट्रॉन। ये क्या बन जाएगा? मैलेट। मैलेट इजीली मेम्ब्रेन क्रॉस कर देगा। मैलेट अंदर में आएगा। उसको किसने इसको बनाया है? साइटोसोलिक मैलेट डिहाइड्रोजिनेज ने। और फिर माइटोकॉन्ड्रिया में माइटोकॉन्ड्रियल मैलेट डिहाइड्रोजिनेज जो है वो इसको दोबारा ऑक्सैलो एसिटेट बना देगा। ठीक है, अच्छा, और जो इसके वो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनसे दोबारा NADH जनरेट करेगा, वो NAD+ को देगा। ठीक है, तो ये तो कॉम्प्लेक्स 1 पे इसमें दिए हैं ना, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन अनलोड कॉम्प्लेक्स 1 पे दिए हैं। ठीक है, तो अच्छा, ऑक्सैलो एसिटेट की हम ज्यादा कहानी नहीं करेंगे कि कैसे बाइट आएगा कि एस्पार्टेट बन के जाएगा। पता है कि एस्पार्टेट का कीटो एसिड ऑक्सैलो एसिटेट है, इस पे ट्रांसएमिनेशन हो जाए तो ये एस्पार्टेट बन जाता है, तो वो निकल जाएगा। अच्छा, हम इससे कंसर्न है कि NADH जो है वो अब कॉम्प्लेक्स 1 पे 4 प्रोटॉन्स फॉर्म कराएगा, कॉम्प्लेक्स 3 पे 4 प्रोटॉन्स फॉर्म कराएगा, कॉम्प्लेक्स 4 पे 2 प्रोटॉन्स फॉर्म कराएगा। वो हार्ट और लिवर में भी कितनी दे रहा है? 2.5 ATP। ठीक है, क्योंकि ये मैलेट एस्पार्टेट शटल से आ रहा है। ठीक है, तो आपने देखा ATP कॉस्ट में क्या है। पहले हम देखेंगे कि इसमें खाई कितनी ATP है। ग्लूकोकाइनेज हेड्रोकाइनेज में 1 ATP खाई थी। ठीक है, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज में 1 ATP खाई थी। फिर पायरुवेट काइनेज ने 2 ATP बनाई थी। ठीक है, तो टोटल आपकी बनी थी 4 ATP। ठीक है ना, एक आपकी उधर की जो 1 फॉस्फोलिपिड है उस पे बनी थी, दूसरी पायरुवेट काइनेज पे बनी थी, तो टोटल 4 थी। 4 में से 2 माइनस कर दोगे तो शुरू में 2 उसने यूज किए, तो टोटल ATP यूज कितनी हो गई? 2। ठीक है, अच्छा, फिर आपका जो है NADH ने भी तो बना दिया ना, तो अगर वो गया है ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल से तो 1.5 ATP। ठीक है, 2 NADH 2 ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल से पहुंचे हैं तो 1.5 + 1.5 3 ATP। ठीक है, तो टोटल कितनी मसल में बनेगी? 5 क्यों बनी है? मैंने तो भी 3 कहा था, जो आप 5 क्यों बनी है? 2 ऊपर से भी आई है ना, तो 2 +
जो माउथ आए थे उन्होंने भी 23 लाई थी ना, उनमें से 2 की तो माइनस हो गई थी ना, लेकिन 2 तो फिर भी पास की थी ना, वो ठीक है। बाकी जो 580 तो NADS ने बनाई, ठीक है। अच्छा, तो अच्छा जी आपने कार्डियाक पार्टिकुलेट काइनेज डेफिशिएंसी में क्या पाए थे? पायरुवेट नहीं बनता। तो अब आप बताओ कितनी नई चीज होगी जिसमें ATP थी? जीरो, क्योंकि उसके बाद देखें जिसका हम RBC की बात कर रहे हैं, अगर तो हम उसके बाकी सेल्स की बात करें ना तो उनमें फिर NADH से थोड़ी थोड़ी बन जाएगी, लेकिन RBC में तो माइटोकॉन्ड्रिया ही है, उसमें तो कहानी नहीं है ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। तो RBC की नेट चीज जीरो हो जाएगी और वो फिर क्या नहीं, वो भी ATP से क्या करते हैं, मतलब RBC के पास 2 आने हैं, 2 ATP हैं, इतना करीब है, उससे वो करता क्या है, अपने मेम्ब्रेन पंप्स को मेंटेन करता है। जब वो नहीं कर पाएगा उसकी मेम्ब्रेन डैमेज होगी, स्क्रीन में से गुजरते हुए क्लोज हो जाएगा। लेकिन जो आज ठीक कह रहे हो कि जो उसका NADH प्रोड्यूस होता है ना इसमें RBC में, वो उससे 2 काम करता है। एक तो वो जब लैक्टेट बन रहा है तो वो उधर से रिसाइकल हो रहा है, ठीक है, क्योंकि पायरुवेट में लैक्टेट बनेगा, और दूसरा वो फेरिक आयरन को फेरस आयरन में रिड्यूस फॉर्म में मेंटेन करेगा उससे, ठीक है, क्योंकि उसमें कोई माइटोकॉन्ड्रिया वाली स्टोरी नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आपने देख लिया कि जो सबसे इम्पोर्टेंट इसकी रेगुलेशन है ना वो किस लेवल पे होगी, PSK1 पे, ठीक है। ये मैं आपको कल बताऊंगी डिटेल में, अभी इतना सा बताऊंगी कि PSK1 का एक भाई है और वो कौन है, PSK1 का भाई है, वो है PSK2। वो क्या बनाता है, फ्रुक्टोज 2,6-बिस्फॉस्फेट जो है ना वो आपका ग्लाइकोलाइसिस को चलाता, ठीक है, PSK1 को एक्टिवेट करता। अभी कोई क्वेश्चन? ठीक है, वो उसके जो इलेक्ट्रॉन को छुपा के लाया है वो NADH को दे देता है और उसका दोबारा ऑक्सीडेट बन जाता है, और जो एसिटेट फिर एस्पार्टेट बन के दोबारा निकल जाता है ताकि वो दोबारा उधर हमारे बन के ऑक्सीडेट फिर हो लेता है। हाँ जी, आपने क्या पूछा? अब सुबह बताएंगी कि NADH जो है वो 2.5 पुरानी जो बायोकेम की बुक्स है ना उनमें 380 लिखा हुआ है, अभी 380 नहीं है।